नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने समुच्चय कंप्लीट पढ़ लिया है और वो जो अपने कक्षा 11 के अंदर जो टॉपिक था वो भी हमने कंप्लीट पढ़ा। फिर उसका विस्तृत रूप हमने जाना। अनेकों परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी हमने देखे। हालांकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं, सभी करवा पाना अब जो है वो काफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक अपनी 12 क्लासें हो गई थी समुच्चय के ऊपर, तो अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कंपटीशन लिहाज से तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी एडिशनल मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे आपके अनेकों राइटर की बुक है, कोई भी बुक उठा करके और उसमें खूब प्रश्न दिए हुए हैं, तो उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो अपना 11th क्लास का टॉपिक है संबंध एवं फलन। ठीक है, अब देखो कुछ बातें मैं यहाँ थोड़े शेयर करूँगा। अपनी एक्सरसाइज सेकंड है ये, ठीक है। 11th क्लास की बुक की जो NCERT जो बुक चल रही है उसमें सेकंड एक्सरसाइज है, और सेकंड एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट टॉपिक है सेकंड एक्सरसाइज है वो है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। कल हमने इसके ऊपर विस्तृत चर्चा कर ली थी। अगर कंपटीशन के लिहाज से इसमें जो प्रश्न आए वो इसी पर आधारित, इसी बेसिस पर आए हुए हैं, यानी इस टॉपिक के ऊपर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जो है इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं वो पिछले हमने जो क्लास की थी उसमें से संबंधित ही उसमें आए हुए हैं। ठीक है ना, सब कुछ उसमें करवा देता। अब पहली जो एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में पहली जो एक्सरसाइज है 2.1 जो 11th क्लास की, उसमें इसी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अब जो कंपटीशन के लिहाज से देखिए बच्चा, उसके लिए तो ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है, लेकिन 11th क्लास के हिसाब से, क्योंकि अपना जो मोटो ये है कि हमें एक्सरसाइज 11th क्लास की या जो कोई भी एक्सरसाइज जो भी कुछ पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन पहले NCERT की बुक में उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला अपन, हालांकि ये मैंने समुच्चय से जोड़ते हुए और तुरंत ये टॉपिक करवा दिया था। अभी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इसी पर आधारित प्रश्न है, वो केवल हम प्रश्न करेंगे जो 11th क्लास के बच्चों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक दो प्रश्न थोड़े ठीक हैं। अगर जैसे मान लो कि हमारी अगर बुक नहीं पढ़ी हो तो फिर अगर परीक्षा में अगर वो प्रश्न देखते हैं तो शायद हो सकता है कि थोड़ी मुश्किल पैदा कर दे। ठीक, कई बार इजी प्रश्न जो है ना वो नुकसान परेशानी में डाल देते हैं, तो ज़रूरी है। फिर उसके बाद में अपना अगला टॉपिक होगा संबंध, जो एक्सरसाइज 2.12 में होगा, और फिर होगा फंक्शन जो 2.3 में होगा। अब ये संबंध और फलन यानी जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ तो केवल उसका इंट्रोडक्शन बेस है। ठीक है, केवल रिलेशन, आपका रिलेशन और फंक्शन क्या है, ठीक है, इनके प्रांत परिसर में बात होगी, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी यहाँ है नहीं। 12th क्लास के अंदर रिलेशन और फंक्शन फिर से अपन को पढ़ने मिलेंगे, और वहाँ पर ये जो है काफ़ी विस्तृत रूप से वहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, और फिर अपना जो तरीका है वो कि इससे हट करके जो भी कुछ, जैसे मान लो कि कोई अगर थोड़ा बहुत टॉपिक और ऐड कर रखा तो उसको अपन अक्सर सीखते हैं, ये हम पढ़ते हैं। अब आज की जो क्लास होगी ये तो इसी पर हो जाएगी। सेकंड जो संबंध होगा उस संबंध के अंदर क्या करना है कि सेकंड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें आपका रिलेशन से हम शुरू करेंगे। रिलेशन के अंदर सेकंड एक एक्सरसाइज जो है, एक क्लास जो है वो अपनी 11th क्लास को कंप्लीट कर देगी। एक क्लास के अंदर जो 11th क्लास में जो रिलेशन का जो पार्ट है वो एक ही क्लास में हो जाएगा, लेकिन इसका रिलेशन का जो आगे का जो पार्ट है वो है 12th क्लास में। तो फिर हमें 11th क्लास की जो फंक्शन जो है वो अपन स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर अपन करेंगे सीधा 12th क्लास में, यानी रिलेशन को हम कंप्लीट करेंगे 12th क्लास में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शन वापस 11th क्लास में, फिर हम फंक्शन को कंप्लीट करेंगे 12th क्लास में। ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा। अच्छा, रही बात ये कि जो कंपटीशन के लिहाज से बच्चे देखें उनको तो सारे देखने ही हैं सीरियल वाइज। 11th क्लास या 12th क्लास के अगर बच्चे जो क्लासों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो इनको क्लास के हिसाब से देखना चाहें तो इनके ऊपर जो थंबनेल लगा होगा उस थंबनेल के ऊपर और ऊपर क्लास लिखी हुई होगी कि ये क्लास 12th है, ये क्लास 11th है। उसको जब भी अपने वीडियो सर्च करेंगे उस थंबनेल के ऊपर आपको क्लास मिलेगी। जो बच्चे 11th क्लास का देखना चाहे वो 11th क्लास वाला देखें, और जो 12th क्लास का देखना चाहे वो 12th क्लास का देखें। ठीक है, तो जो 11th क्लास में जो भाग है रिलेशन का, क्योंकि इसमें डेफिनेशन है रिलेशन और फंक्शन की, फिर आपके जो प्रांत परिसर के बारे में चर्चा कर रखी है, बाकी कुछ इनके तरह तरह के एग्जाम्पल हैं, यही है। लेकिन संबंध के प्रकार क्या है,
समुच्चय के प्रकार क्या हो उनकी चर्चा कर रखी है, वो 12th क्लास में कर रखी है, और बोर्ड में उनमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और अपने जो कंपटीशन में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो वहीं से आते हैं। ठीक है, तो अपना तरीका रहेगा ये। तो मैंने आज की जो क्लास है उसमें 5 मिनट केवल एक्स्ट्रा बातें की है, और उसमें यही बताने की कोशिश करी है कि हमें इस तरीके से जो अपनी आगे की जो प्लानिंग रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। अब देखो करते हैं आपका टॉपिक शुरू, और टॉपिक यही है कि ये चीज़ें, ये जो एक्सरसाइज मैं पढ़ा आज मैं बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज अगर कंपटीशन के लिहाज से जिस बच्चे ने कल की क्लास अगर देखी है तो वो तो इस एक्सरसाइज में कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, फिर भी अगर मैं 11th क्लास के बच्चों के हिसाब से बात करूँ तो ये एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ, केवल 15-20 मिनट की क्लास होगी, इसमें ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो पहला प्रश्न दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है कि यदि xy3 + 1 और y - 2/3 = 5/3 और 1/3 कह रहा है कि x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? देखो ये दोनों जो है ना ये ऑर्डर पे है, मतलब कर्मित युग्म है, एक कर्मित युग्म ये है और एक ये है। कल की क्लास में मैंने चर्चा करी थी कि दो कर्मित युग्म बराबर होते हैं यदि उन दोनों का प्रथम घटक दोनों में बराबर हो और द्वितीय घटक दोनों में बराबर हो। तो यहाँ पर ये दोनों कर्मित युग्म बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब इसका पहला घटक इसके पहले घटक के बराबर होगा, इसका सेकंड जो कंपोनेंट है वो इसके सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों बराबर रखो और जो अननोन वैल्यू निकालो। तो xy3 + 1 = 5y3, xy3 = 5y3, और आगे लेके जाएं तो माइनस का 1 होगा, xy3 = 3 एलसीएम आएगा तो 5 - 3, xy3 = 2y3, और दोनों साइड से 3 कैंसिल या 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इसी प्रकार से तथा y - 2y3 = 1y3, y = 1y3 + 2y3, और इनको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो 11th क्लास में ये छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आगे दे रखा है कि सेकेंड जो क्वेश्चन है ना उसमें क्या कर रहा है कि आपके पास यदि समुच्चय ए में तो 3 एलिमेंट है, यानी सेकंड क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है नंबर ऑफ ए = 3, और बी जो दूसरा सेट दे रखा है उसमें आपको सेट के एलिमेंट ही दे रखे हैं 3, 4, 5। ठीक है, और अपने को कह रहा है कि ए क्रॉस बी के अंदर अवयव संख्या पूछी है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछा है। ठीक है, ये तो पूछ रहा है, हाँ यही। तो देखो नंबर ऑफ बी कितना हुआ है, इसमें 3 एलिमेंट है ना तो 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये तो था पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, 3 × 3 = 9। तो ये कितना आ जाएगा? आंसर 9 होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन 11th क्लास के बच्चों के लिए तो पहली चीज बार पढ़ते हैं तो उनके लिए थोड़ी कठिन हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सा एकदम से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या दे रखा है कि जी जो है उसमें तो एलिमेंट है 7 और 8, और आपका एच है उसमें एलिमेंट है 5, 4, 2, और आपको कह रहा है कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी क्या करो। एक तो आपको निकालना है जी क्रॉस एच और एक निकालना है एच क्रॉस जी। ठीक है, मतलब इनका दोनों समुच्चयों का आपको क्या निकालना है? कार्तीय गुणनफल निकालना है। कैसे लिखेंगे? पहले जी है ना, तो जी का जो पहला एलिमेंट है इन सभी के साथ लिख दो, तो क्या जाएगा? कर्मित युग्म के रूप में आएंगे 7, 5, फिर 7, 4, फिर 7, 2, फिर इस 8 को लिख दो तो 8, 5, 8, 4 और 8, 2। ठीक है, फिर h × g लिखो, तो इस बार h पहले ना, तो पहले h वाला एलिमेंट लो, तो 5 को इससे दोनों के साथ लिखो तो क्या जाएगा? 5, 7, 5, 8, फिर 4, 7, 4, 8। ठीक है ना, 4, 7, 4, 8, और फिर क्या जाएगा? 2, 7 और 2, 8। ठीक है, देखो देखिए 2 × 3 6 एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों में 6 एलिमेंट आएंगे, दोनों इक्वल है नहीं, यानी जी क्रॉस एच जो है वो एच क्रॉस जी इक्वल नहीं होगा। ये बात अपन पहले से कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के ऊपर कर्मविनिमय नियम लागू नहीं होता। ये केवल तभी बराबर होगा जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी बराबर तभी होगा जब जी बराबर एच होगा। ठीक है, फिर देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, कह रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट तो ट्रू है, कौन से फॉल्स हैं, ये बताना है। तो देखो थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इनके ऊपर भी। क्या दे रखा है कि नंबर आपको पी सेट दे रखा है और एक क्यू दे रखा है। एक तो पी सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है एम और एन, और दूसरा क्यू सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है एन और एम। ठीक है, ये दे रखा है और कह रहा है कि पी क्रॉस क्यू जो है ना, पी क्रॉस क्यू जो है वो आएगा, कह रहा है कि इसमें आएगा एम एन और दूसरा क्या दे रखा है एन एम, ये आएगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो अपने पता है कि पी में 2 एलिमेंट है, क्यू में 2 एलिमेंट है, तो पी क्रॉस क्यू निकालें तो 4 एलिमेंट आएंगे, जबकि इसमें कितने दे रखे हैं 2 एलिमेंट दे रखे हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, और वो लिख सकते हैं क्या क्या आएगा एम 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 एन एम एम फिर एन एन और एन एम, ये आएगा। तो इसमें एम एम भी नहीं है और एन एन वाला भी कर्मित युग्म नहीं है, इसका मतलब फॉल्स है। आगे ए और बी एरिक समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी कर्मित युग्म एक्स और वाई का एक एरिक समुच्चय है। इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। हाँ, ये तो अपना डेफिनेशन होगी इसकी। करा कि ए और बी 2 सेट हैं, ठीक है, और ए क्रॉस बी अगर हम लिखेंगे तो ए क्रॉस बी में आएंगे एलिमेंट एक्स और वाई के कर्मित युग्म के रूप में, जहां एक्स बिलोंग करेगा, यानी पहला एलिमेंट तो होगा पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट होगा सेकंड सेट से, ये कह रहा है। तो ये तो बात सही है, ये तो डेफिनेशन थी इसकी आपके कार्तीय गुणनफल की। ठीक है, तो ये सही है। फिर आगे कह रहा है कि ए सेट है और बी सेट है। ए सेट में दे रखे एलिमेंट, थर्ड जो स्टेटमेंट है उसमें दे रखे 1 और 2, और बी में एलिमेंट दे रखे हैं, सेट बी में एलिमेंट जो दे रखे हैं वो 3 और 4 हैं। ठीक है, और अपने को ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई जो है वो किसके बराबर आएगा, हाँ फाई के बराबर होगा, इसके इक्वल फाई दे रखा है। कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई जो फाई के बराबर होगा। तो ये बात ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि अपने पता है कि बी इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे तो फाई आएगा, और कल हमने पढ़ा था कि फाई का किसी भी समुच्चय के साथ में अगर क्रॉस कराएंगे तो फाई आएगा। ठीक भाई, अगर एक क्रॉस बी के अंदर अगर एक समुच्चय रिक्त है, ठीक है, या दोनों रिक्त हैं, या तो एक रिक्त है या दोनों ही रिक्त समुच्चय हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी रिक्त आएगा। ये कल की क्लास में हमने पढ़ी थी। ठीक है, फिर आगे दे रखा है 5th क्वेश्चन दे रखा है, देखो वो देखो 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए जो है उसमें एलिमेंट दे रखे हैं -1 और 1, और कह रहा है कि ए क्रॉस ए निकालो, क्या आएगा। ठीक है, तो पहले आप निकालो ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए मतलब -1 1 -1 और 1, ये तो लिखेंगे, इनका तो क्रॉस कराएंगे, क्या आएगा देखो। पहले इस एलिमेंट को दोनों के साथ लिखो, -1 फिर -1 1, फिर 1 को इसके लिखो 1 -1, और फिर क्या आ जाएगा 1 1 आ गया। अभी तो ए क्रॉस ए है, फिर ए क्रॉस ए, अब ये तो ये रहा और ये ए क्रॉस ए रहा, इसके साथ में इसका क्रॉस कराओ, तो पहले -1 है वो सभी के साथ आएगा, तो क्या जाएगा -1 फिर -1 इनके साथ आएगा, तो -1 1 फिर -1 इसके साथ में आएगा, -1 1 -1 फिर -1 इसके साथ में आएगा, -1 1। ठीक है, और फिर इस 1 को करो तो क्या आ जाएगा 1 -1 1, फिर इस 1 को इससे करो सॉरी ये आएगा। देखो 1 को पहले इससे करवाएंगे, ठीक है, फिर 1 को इससे करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 -1 और 1, फिर इस 1 को इससे करवाएंगे, तो 1 1 और -1, फिर इस 1 को इससे करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये बात कल भी अपने की थी कि अगर 3 समुच्चय हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या कहता है कार्तीय त्रिक कहलाता है वो। ठीक है ना, यानी उसमें जो एलिमेंट आएंगे ना भाई कार्तीय युग्म के अंदर तो क्या 2 के जोड़े आए थे, अब इसमें तीनों को गुणा कर रहे हैं तो 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, यानी त्रिक बन जाएगा 3 का, 3 एलिमेंट आएंगे एक में, तो एक ही ये एक पूरा एक अवयव है, लेकिन इस एक अवयव के अंदर 3 घटक हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट और अंदर, ठीक है ना, पूरा एक एलिमेंट है, पूरा अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा एक त्रिक है। ठीक है, तो देखो इसमें अगर अवयव संख्या बात करें तो कितना आएगा, ए क्रॉस ए में अवयव संख्या कितनी आएगी भाई, एक ए में 2 है ना,
तो 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8 आएगी। देखो देखिए 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें कह रहा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, और तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए, ए तथा बी ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि ए और बी ज्ञात करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए पहला सेट है ना, पहला है तो इसके जो एलिमेंट आएंगे वो भी पहले होंगे। ठीक है, लिख दो, एक तो ए है, फिर आगे भी ए है, तो कोई भी अब दोबारा रिपीट होता नहीं है समुच्चय में। फिर बी है तो बी हो गया, और फिर बी लिखेंगे तो बी के क्या कौन से आएंगे भाई, बी दूसरे नंबर पर ना, तो दूसरे एलिमेंट आएंगे इसमें, तो एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है, फिर आगे एक्स और वाई है, अभी रिपीट होते नहीं है समुच्चय में, तो क्या जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन जो है ना वो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ए सेट है उसमें तो एलिमेंट हैं 1 और 2, और बी सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ठीक है, सी सेट है उसमें एलिमेंट है 5 और 6। ठीक है, डी एलिमेंट है डी सेट है उसमें एलिमेंट है 5 6 7 और 8 ये। और कह रहा है कि क्या क्या प्रूव करना आपको, एक तो देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कल ये बात हुई थी, मैंने कहा था कि इसको गुणधर्म के तौर पर अपने को याद रखना है। ठीक है, दूसरा है ए क्रॉस सी, कह रहा है कि सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, बी क्रॉस डी का, ये प्रूव करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले तो बी इंटरसेक्शन सी निकालो, क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी निकालो। पहले मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो क्या आएगा, बी और सी में कॉमन कौन है, कोई भी कॉमन नहीं है ना, बी और सी में कोई कॉमन नहीं है तो फाई आएगा। फिर आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, ए क्रॉस से बी इंटरसेक्शन सी निकालो तो क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि इसमें एक भाई एक समुच्चय दिया दूसरा समुच्चय है, दोनों में से अगर एक रिक्त समुच्चय है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो भी क्या आएगा, रिक्त आएगा। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी राइट साइड। ठीक है, अब लेफ्ट साइड निकालो, ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी इसके साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, फिर 2 से करो तो 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ठीक है, फिर ए क्रॉस सी निकालो, ये ए रहा ये सी रहा, देखो 1 5 1 6 2 5 और 2 6। अगर इनका कॉमन निकालें, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालें, देखो देख क्या रहा है, इनका कॉमन देखो देख क्या रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं इनमें, सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, तो फाई आएगा। तो ये बात हम पढ़ के भी आएगी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो आएगा वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, यानी जो क्रॉस है ना वो दोनों साथ कर दो और इंटरसेक्शन बीच में आएगा। अगर यहाँ यूनियन है तो बीच में यूनियन आएगा। फिर देखो ये कहा था कि अगर माइनस है यहाँ तो ए माइनस सॉरी यहाँ माइनस था तो हमने क्या कहा था कि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, नहीं कल मैंने वो लिखवाए थे। ठीक है, आगे वाले में कह रहा है कि बी ए क्रॉस सी और सॉरी कौन सा था, हाँ सेकंड पार्ट ये है, ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस डी का, कह रहा है कि सबसेट होगा। ए क्रॉस सी निकाल लो, ये तो ए क्रॉस सी रहा, बी क्रॉस डी निकाल लो, ये बी क्रॉस डी निकलेगा। फिर कहेगा कि ए क्रॉस सी के जो सारे एलिमेंट हैं वो मिलेंगे इसमें, बी क्रॉस डी मिल जाएंगे सारे, क्योंकि 1 और 2 ये जो एलिमेंट है ये रहे, ए के जो एलिमेंट वो है यहाँ, तो ये मिल जाएगा, ये तो सबसेट हो गए। ठीक है, तो ये प्रूव करना है, तो मैं छोड़ रहा हूँ, ये हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि 8th क्वेश्चन जो है उसमें क्या दे रखा है कि एक समुच्चय जिसमें एलिमेंट है 1 2 और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 और 4, और ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी लिखना है तो। ठीक है, और फिर कह रहा है कि ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय लिखो, कितने होंगे, तो देखो ए क्रॉस बी लिखे पहले तो
एक पहले ना, तो पहला एलिमेंट ए का लेंगे, तो 1 3 और 1 4, ठीक है। फिर 2 3 और 2 4, ठीक है। अब देखो टोटल कितने हो गए, एक रोस बी में 4 एलिमेंट हो गए, तो एक रोस बी के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, एक रोस बी के उपसमुच्चयों की संख्या पीछे पढ़ के यहाँ पर क्या होगी, 2 की घात n, और n का मान कितना है, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 4 लगा दो ऊपर, तो 2 की घात 4 का मतलब 16 होगा। अब 16 एलिमेंट आपको लिखने हैं। पहला तो क्या हो जाएगा, देखो मैं लिख रहा हूँ एक रोस बी के उपसमुच्चय, एक रोस बी के उपसमुच्चय लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बस ये समझने के लिए है। सबसे पहले तो फाई होता, फाई सभी का सबसेट होता है, फिर इसमें 4 एलिमेंट है, सभी को अलग ले लो, 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3, ठीक है ना, ऐसे बनाओगे, ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है ना। छोटा क्वेश्चन लिखोगे अंदर, ये ध्यान रखें क्योंकि ये कर्मित गुण के रूप में है। फिर 2 4, कितने हो गए, 5 हो गए ना। अब 2 2 बनाओ, 2 2 ले लो, तो 1 3 और 1 4, फिर 1 3 2 3, ठीक है। फिर 1 3 2 4, ठीक है। फिर ये लो 1 4 2 3, फिर 1 4 2 4, फिर 2 3 और 2 4, 2 2 लेकर बना दिए, ठीक है। फिर 3 3 को लेकर बनाओ, 3 3 को लेकर बनाएंगे तो पहला तो क्या बन जाएगा, 1 3 1 4 और 2 3, एक तो ये बन गया। फिर ये 2 ले लो, ये मत लो, ये छोड़ दो, आगे वाला ले लो, तो 1 3, ये सारे ही आ रहे हैं, ठीक है, कॉमा लगा के 1 3 1 4 2 4, फिर 1 4 2 3 2 4, ठीक है, ये आ गए। इसके अलावा 1 2 3 ये बन गया, फिर 1 2 3 ये बन गया, फिर 1 2 3 ये बन गया, ठीक है। हाँ एक और बनेगा, इसको और इसको और इसको लो, तो 1 3 2 3 और 1 3 2 3 और 2 4, ठीक है। और एक फिर 4 पूरे का बन जाएगा, तो 1 3 और 1 4 और 2 3 और 2 4, ठीक है। कल देखो कुछ बातें बताई थी वो रिपीट करूँगा, ध्यान देना एक बार। टोटल 16 बनने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बन गए 16। अब देखो पिछली क्लास में हमने देखा था कि या देखो टोटल इस जो एक रोस बी है ना, इसमें एलिमेंट कितने हैं, एक रोस बी में जो एलिमेंट है वो कितने अपने पास 4 हैं। तो पहला तो ये नंबर 1 कि उन उपसमुच्चयों की संख्या, मैं लिख रहा हूँ उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें कोई अवयव नहीं है, जिसमें कोई अवयव नहीं है। क्या था मतलब 4 एलिमेंट है, 4 में से कोई एलिमेंट नहीं लेना है। कितनी आई थी, 1 आई थी, 4 C 0 का मान, भाई 4 में से कोई एलिमेंट नहीं लिया है तो एक ही ऐसा उपसमुच्चय आएगा। एक रोस बी में अगर 4 एलिमेंट है तो इसका एक ऐसा उपसमुच्चय आएगा जिसमें कोई अवयव नहीं होगा, और वो अपना कौन सा होता है, फाई होता है, सभी का होता है। नंबर 2, ये बात पढ़ के है ना पीछे, जिसमें एक अवयव हो, जिसमें एक अवयव हो, जिसमें यानी उस उपसमुच्चय को संख्या बताओ जिसमें केवल एक अवयव हो। क्या आएगा, 4 एलिमेंट है, 4 में से एक लेके बनाओगे तो कितना आएगा 4। देखो 4 ही है क्या, एक ही लेकर 1 2 3 और 4 आ गए। फिर अगर 2 अवयव लेके बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, 4 C 2, मान निकाल के कितना आएगा, 4 गुणा 3 बटे 2 गुणा 1, ये निकाल के बता चुका हूँ मैं। तो कितना आएगा 6। देखो देखिए 2 2 को लेकर के 6 बने हुए हैं क्या, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 3 3 को लेकर के 4 C 3, तो देखो देखिए ये 4 आएगा मान, इसका 4 C 3 का मान निकालो, 4 आएगा, 4 बने हुए देखो 3 3 को लेकर के 1 2 3 और 4, और 4 अवयव लेकर के 4 C 4,
मतलब एक ही बनेगा। ठीक है, और इस प्रकार से काउंट कर लो, चाहे 1 6 4 1 5 6 5 11 और 11 4 15 और 1 16 उपसमुच्चय बनने थे। ठीक है, तो ये केवल खाली ये चीज़ मैंने समझाने के लिए बताई है। हाँ, ये ध्यान रखना कि जब ये कर्मित युग्म के रूप में इसके अवयव हैं और इसके जो उपसमुच्चय लिखे ना, उस समय ध्यान रखना ये छोटा कोष्ठक आएगा, क्योंकि ये पूरा एक अवयव है। कभी ऐसा मत कर देना, ये अगर ऐसा कर दोगे तो ये एक, इसका अर्थ ही चेंज हो गया। ये एक समुच्चय जिसमें 1 और 3 अवयव है। ठीक है, तो ये 2 अवयव हो गए इसमें, और जबकि है क्या, 1 और 3 पूरा एक कर्मित युग्म है, एक ही अवयव है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय, जहां नंबर ऑफ ए दे रखा अपने को, नंबर ऑफ ए बराबर दे रखा 3, नंबर ऑफ बी बराबर दे रखा आपको 2, और करा कि ए क्रॉस बी जो है ना, ए क्रॉस बी के कुछ अवयव दे रखे हैं, सारे नहीं दे रखे हैं, ए क्रॉस बी के कुछ अवयव दे रखे हैं। एक तो x और 1 है, एक अवयव दो, दूसरा दे रखा y और 2 है, और तीसरा दे रखा है कि z और 1 है। ये मतलब 3 ही अवयव दे रखे हैं। हालांकि इसमें बनने तो 6 अवयव हैं, लेकिन दे रखे हैं केवल 3 अवयव। अब अपने को कह रहा है कि आपको इसी के हिसाब से ये बताना है कि एक तो नंबर ऑफ जो ए सेट है वो लिखना है और एक सेट बी है वो लिखना है, कि ए के अवयव लिखने हैं और बी के अवयव लिखने हैं। अब देखो ए क्रॉस बी में अगर हम लिखेंगे तो पहले जो कर्मित युग्म के रूप में अवयव आएंगे, और कर्मित युग्म जो है उसके अंदर पहला जो घटक होगा वो एक होगा और दूसरा घटक होगा वो बी का अवयव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो घटक है ये तो ए का है, मतलब इसमें ए में एक एलिमेंट तो अक्स मिलेगा, एक यहाँ वाई है तो वाई मिलेगा, और यहाँ जेड है तो जेड मिलेगा। अब अपने को देखो कह रहा है कि ए में 3 अवयव है, 3 तो मिल गए भाई, 3 चाहिए तो 3 ये हो गए ना, और बी में दूसरा घटक जो बी का है तो 1 और यहाँ 2 और आगे फिर से 1 आ गया। ठीक है, जरूरत नहीं अपने को, क्योंकि इसमें 2 ही घटक थे भाई, नंबर ऑफ बी जो है, बी के अंदर अवयव संख्या 2 ही तो है, तो 2 ही अवयव आएंगे, तो ये लिखना था अपने को। 10 का क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, 10 क्वेश्चन है इसमें। 10 का क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो नंबर ऑफ ए बराबर 3, सॉरी ए क्रॉस बी में 9 अवयव हैं, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी मतलब ए क्रॉस ए जो है ना, ए क्रॉस ए के अंदर और कौन कौन से अवयव हैं, -1 और 0 भी है, -1 0 और 0 1 भी है। मतलब इसके अंदर दो टोटल तो 9 एलिमेंट हैं, लेकिन 2 एलिमेंट जो है ना इसके वो आपको दिए हुए हैं, और आपसे कह रहा है कि आपको लिखना है ए लिखना है और फिर ए क्रॉस ए के सभी अवयवी ज्ञात करने हैं, यानी ए लिखना है। अब देखो एक बात तो मेरे को कि ए क्रॉस ए मतलब ए के अंदर अगर जैसे मान लो कि ए के अंदर नंबर ऑफ ए अगर अपने पास n है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए अगर निकालें तो वो कितना आएगा, n स्क्वायर ही तो आएगा, n स्क्वायर आएगा भाई। ए के अंदर अगर n अवयव है तो n गुणा ए क्रॉस ए में क्या होगा, n गुणा n बराबर n स्क्वायर। और ये कह रहा है कि ए क्रॉस ए में एलिमेंट कितने दे रखे हैं, 9 दे रखे ना, तो मतलब इसके 9 बराबर कर दो, तो n स्क्वायर बराबर 9 हो गया। इसका मतलब n का मान कितना आएगा, 3। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ए बराबर 3 आएगा, मतलब ए के अंदर अवयव की संख्या तो 3 है। ठीक है, अच्छा अब वो अवयव लिखने हैं कौन कौन से हैं, देखो ए में यहाँ ए, तो ए में पहला अवयव ए का ही आएगा और बाद वाला अवयव भी ए का ही आएगा। इसका मतलब देखो इसमें कौन कौन से हैं, -1 पहला अवयव, 0 ये भी पहला अवयव है भाई, ए क्रॉस ए है तो पहला भी ए का है दूसरा भी ए का ही है। अब देखो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 तो ये 1, ए क्रॉस ए लिख दिया हुआ है तो यहाँ पहला अवयव भी ए का है और दूसरा अवयव भी ए का है। अब इन दो से अब तय कर लो कि ए के अंदर कौन कौन से अवयव संभव है, तो -1 होगा, एक 0 होगा और एक 1 होगा, यानी तीनों ही अवयव जो तीनों ही अवयव है ना, इसमें 3 अवयव अलग अलग हैं जो एक ही अवयव हैं। और अपने को ये भी पता है कि अवयव भी कितने आएंगे, ए में 3 ही आएंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए में टोटल अवयव कितने दे रखे हैं, 9 दे रखे हैं। इसका मतलब ए के अंदर अवयव भी आएंगे। अब ए क्रॉस ए लिखना तो मेरे साथ कोई दिक्कत है नहीं, आराम से लिख देंगे, तो ये आपको खुद को लिखना है। ठीक है भाई, ए क्रॉस ए लिखना है तो मतलब -1 0 और 1 और एक -1 0 और 1, एक बार -1 को सभी साथ लिख दो, फिर 0 को सभी साथ लिख दो, फिर 1 को सभी साथ लिख दो, आ जाएंगे टोटल 9 एलिमेंट। ठीक है, और इसी तरीके से अपनी जो एक्सरसाइज जो 2.1 है ना, एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 11th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है।
कल की क्लास में हमारी एक्सरसाइज 2.2 शुरू होगी और वो शुरू होगी संबंध को लेकर के, रिलेशन को लेकर के। रिलेशन को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब ये जो क्लास रिलेशन वाली जो क्लास है, ये क्लास 11वीं क्लास के बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और 12th क्लास के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती है, क्योंकि 12th क्लास के अंदर जो रिलेशन का जो पार्ट है वो यहाँ, इसका जो बेसिक चीज़ है वो यहाँ पढ़ेंगे, फिर उसका आगे का भाग वहाँ पढ़ेंगे। तो अगर 12th क्लास में पढ़ना तो उसको बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कंपटीशन के लिहाज से तो ये दोनों ही टॉपिक जो हैं, रिलेशन और फंक्शन, इनमें से खूब प्रश्न आते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो ये चर्चा हम यानी रिलेशन को लेकर के अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।